शाहीन बाग में क्या नज़ारा है या आप देख सकते हैं। शाहीन बाग का ये प्रोटेस्ट, ये एहतिजाज इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि पूरी दुनिया में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट ने, एहतिजाज ने कहीं ना कहीं एक अलामत, एक सिंबल का रुख अख्तियार कर लिया है। उसकी शक्ल बहुत मजबूत होकर उभरी है। मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट की ज़रूर कुछ ना कुछ बात होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से ख़वातीन घरों से बाहर निकली हैं, माएँ घरों से बाहर निकली हैं, उसने कहीं ना कहीं सरकार को, बल्कि कई ऐसी सियासी पार्टियों को भी परेशान कर दिया है जो ये कानून लेकर आई थी। तो ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तस्वीरें हैं, माएँ हैं, उनके साथ बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये पूरा एहतिजाज लगातार चलता रहता है। शहरियत कानून का विरोध होता है, वंदे मातरम होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने गाए जाते हैं, फैज़ की गज़लें होती हैं, अशार पढ़े जाते हैं और सबसे बढ़कर ये कहा जाता है कि सरकार जो कानून लेकर आई थी उसको वापस ले। आप देख सकते हैं कि यह जो प्रोटेस्ट करने वाली ख़वातीन हैं, कितनी बड़ी तादाद है। ये पूरा हिस्सा जो आप देखेंगे ये सिर्फ ख़वातीन की तादाद से भरा हुआ है। इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। हालांकि आज का टेम्परेचर काफ़ी कम नहीं है। इस वक्त तकरीबन 16 के करीब का टेम्परेचर है। उसके बावजूद ठंडी हवा चल रही है। बच्चे यहाँ पर हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को घरों तक छोड़कर आई हैं। क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वालों में न सिर्फ तालिबात हैं बल्कि वो माएँ भी हैं जिनके बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, या फिर वो माएँ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बावजूद रात के 9:30 बजे यहाँ पे हैं। कल उनके बच्चे ज़रूर जाएंगे, स्कूल जाएंगे। क्या हालात है, किस तरह की कुर्बानी है, वो सब हम जानने की आज यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सारी ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कितनी कुर्बानी आप लोगों को इस प्रोटेस्ट के ज़रिए देनी पड़ रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको 1 महीने से लगातार यहाँ पर बनाए हुए है। बिल्कुल, अपने आइन को बचाने की सबसे बड़ी फिक्र है, अपनी नागरिकता बचाने की। मतलब हमें ये वक्त आ गया कि नागरिकता साबित करनी पड़ेगी हमें, और उसके लिए हमारे लिए पहला फर्ज बन गया है। घर और बच्चे अब हमारी सेकेंडरी जिम्मेदारी बन गई। पहली जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप बात को साबित करें, इससे पहले कि हमें नागरिकता साबित करनी पड़े। हम चाहते हैं कि ये CAA NRC वापस हो, जो कि बिल्कुल गलत है, जबरदस्ती का कानून है जो बिला वजह थोपा जा रहा है। कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि बच्चे होंगे, स्कूल जाते होंगे, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं इसको? अल्लाह पाक मैनेज करवा देते हैं सब कुछ। सब बच्चे भी अंडरस्टूड हैं, सबको पता है कि माँ और बाप हमारे किस लिए लगे हुए हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए। जब बच्चों को पता होता है कि पापा हमारे जॉब करने गए, हमारे लिए गए, माँ हमारे लिए कुछ कर रही है, पका रही है तो हमारे लिए, तो बच्चों को ये भी पता है कि माँ यहाँ बैठी है तो उनके लिए बैठी है, उनके मुस्तकबिल के लिए बैठी है। माँ यहाँ पर हैं। आप क्या करती हैं, किस तरह से इसको मैनेज करती हैं? बच्चों का क्या होता है? बच्चों का खाना बना लेते हैं, 2-2:30 बजे तक रात में रहते हैं यहाँ पे। कुछ औरतें भी रुकती हैं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं 2:30-3 बजे जाती। हाँ, मेरा बेटा पूरा रात रहता है, 5 बजे जाता है, क्योंकि उसको ड्यूटी करना भी रहता है। अब मगर यही प्रोटेस्ट करने रहते NRC ये इसे वापस ले ले मोदी जी से हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है भाई, इसी से लड़ाई है। मोदी NRC से लड़ाई है और कोई पर्सनल उनसे लड़ाई नहीं है। प्लीज मोदी जी, जो ऑटो के टाइम पे आपने लॉलीपॉप दिए थे उस पे खड़े तो उतरे नहीं। आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, कहाँ से अच्छे दिन आएंगे? हाँ, इतने अच्छे दिन आए कि अब आज हम महिलाएं सड़क पे उतरी हुई हैं। कहाँ से अच्छे दिन है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी नहीं है? सुरक्षित बेटी तो नहीं है। जामिया की बच्चियों के साथ में क्या हो गया? चलो, जामिया के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके साथ में पुलिस ने बर्बरता दिखाई। JNU के बच्चे ने क्या करा था?
जब किसी का सर फूट गया, किसी टीचर का सर फूट गया, जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ बेटा? आप बताइए। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ आए? उन्होंने कहा युवक को नौकरी देंगे। कौन सी युवक को नौकरी दी है? हमने इतनी बहुमत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने उनको वोट दिया। अच्छे दिन आएंगे। हम गरीब घर से मोदी जी आए हैं, हम गरीबों को सुनेंगे, मगर हम गरीबों को नहीं सुने, हम गरीबों को नहीं सुने। पैसे वाले का बिजनेस बढ़ाए उन्होंने, हमारा कुछ नहीं करे। जय हिंद। देखिए, कहा जाता है कि इन खवातीन को, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि जेएनयू से लेकर सारे लोग हैं, उनको ना सिर्फ जेएनयू का पता है, जामिया का पता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पता है, सीएए का पता है। आप यहाँ पर हैं, पर्दा आपने अभी किया हुआ है, लेकिन इस सबके बावजूद ऐसी क्या चीज है? बिल्कुल हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग को कोई डर नहीं है। हम लोग जिस चीज के खिलाफ बैठे हैं वो हमको वापस हो जाए, हम लोग हट जाएंगे। रोड से हम लोग को न कोई राजनेता बनाना है, न कोई नेता लेना है, न कोई नेता से जुटे हुए हैं। हम अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए बैठे हुए हैं और हमारा कोई दूसरा मांग नहीं है। 1 महीना से डटे हुए हैं, तबीयत भी खराब हो गई है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। यहाँ से हिलने का नाम नहीं है। 1 इंच न पीछे होना। वो सरकार का बोले कि हम 1 इंच नहीं, हम लोग को मार दे, उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में सारे लोगों को, वैसे हम लोग को मार दे, मगर बच्चा को बचाना है। जब आप हमारी यूनिवर्सिटी को खत्म कर दीजिएगा, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा? नौकरी तो आप देते नहीं है। कम से पढ़ के देश विदेश तो निकलता है, वो भी बंद कर दे आप, वो भी बंद कर दे, वो भी बंद कर दे। वो सिर्फ इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं, किसी भी तरह से। और जो अमित शाह कुछ बोलते हैं, मोदी सरकार कुछ बोलते हैं, पहले दोनों आपस में अच्छे से होमवर्क कर ले, घर पर बैठ के होमवर्क कर ले, उसके बाद बोले कि कहाँ बोलना है। एक मंच पर एक तरह की बात बोले तो तब हमको लगेगा कि हम। कई लोग कहते हैं आप लोग को बहकाया जा रहा है, समझ नहीं। कोई न बहकाया, 1 मिनट, कोई न बहका रहा है। हम लोग इस बार जिंदगी में पहली बार सरकार के खिलाफ उतरे हैं। जितना बार जैसा भी क्या, मस्जिद का फैसला आया, तलाक का फैसला आया, निकाब का फैसला आया, फजर के अजान का फैसला आया, हम लोग नहीं हिले तो नहीं हिले। लेकिन इस बार जब जामिया में आपने मेरे बच्चे को बेदर्दी से मरवाया, जैसे भी हो, उस वक्त हम लोग की आंख खुल गई कि अब नहीं। आज तो शाहीन बाग की औरतें इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि 3 बजे रात में, 4 बजे रात में, 2 बजे भोर में कहीं अकेले जाते, अकेले आते। 9 बजे के बाद हम लोग निकलने वाले लेडीज नहीं थे। लेकिन आज सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को बहुत मजबूत बनाए, रोड पे बैठाने पर मजबूर कर दिया। आप कुछ कह रही थी, कैसे करते हैं? हम इतनी मुश्किल में है, इतने परेशान है, ये अपना वापस ले ले, हम घर चले जाए। हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं। घर में हम सुबह को आते हैं, शाम को जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना बना के फिर रात में जाते हैं 1-1, 2-2 बजे। तो ये सब मोदी जी वापस ले ले, हम अपने घर रहेंगे, चले जाए। बच्चों के लिए तो बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसके लिए बैठे हुए हैं आप बताइए? जो दिक्कत हो हम झेल रहे, बच्चे ना झेलने वाली दिक्कत है। ये एनआरसी या सीए वापस ले ले, हम उठ जाएंगे यहाँ से। बच्चे कहा जाता है सीए का पता नहीं है, नागरिकता किसी के नहीं जाने वाली। ये तो पता नहीं है। मोदी जी अनपढ़ है तो सब अनपढ़ है, मोदी जी अनपढ़ है तो सब अनपढ़ नहीं है। मोदी जी की फैमिली नहीं है, मोदी जी की फैमिली नहीं है जो उनको पता होगा कि फैमिली में प्रॉब्लम क्या होती है। योगी जी की फैमिली नहीं है जो उनको पता होगा फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। जिस तरह से कहा जाता है पता नहीं है, मैं सीएए के 3 कहा जाता है कि सीएए के 3 पेज हैं, वो किसी ने पढ़े नहीं, विरोध पे आ गए। इस तरह की बात लोग कहने की कोशिश करते हैं। कितना पता आप लोग? अपने आप से सही कर ले, अपने आप से गलत कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक बैठी है, अपने हक के लिए बैठी है और कुछ नहीं। पब्लिक को अपना हक चाहिए। अपने बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे, खाना भी नहीं खाते, यहाँ तक कि सब काम छोड़े हुए हैं, इसलिए कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आने वाले हमारी जनरेशन को मिलना चाहिए, हमारे बच्चे हैं आने वाले। हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं और जाहिर सी बात है जब तक बैठे रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक मोदी जी सुनेंगे नहीं हमारी। क्यों? वो कहते हैं सबका विकास। कहाँ विकास है? कोई विकास नहीं है। बेटी बचाओ, कहाँ बच रही है बेटी? कहाँ पढ़ रही है बेटी? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा? कितनी परेशानियां हो रही है, हम लोगों को कितने दर्द से, दुख से गुजरना पड़ रहा है। अब 3 तलाक का इन्होंने कर दिया। बाज लेडीज हिंदुओं को बिठा के नकाब पहना के उनको कह दिया कि आप 3 तलाक पे खड़ी हो जाइए। तो ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल
बिल्कुल गलत है। आप अच्छे लोगों से जाके पता कीजिए कि हमारा किस तरीके से मतलब ये चलता आ रहा सदियों से, जो 3 तलाक है, तो तुमने इसको करके क्या कर दिया, अच्छा थोड़ी ना किया ये। लेकिन आज भी हम अपने संविधान पे डटे हैं, इंशाल्लाह डटे रहेंगे। ये जो यहाँ जो मौसम है, दिसंबर है, दिल्ली ने 118 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है सर्दी का, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हमें दादियाँ भी मिली, यहाँ पर हमें नौजवान भी मिले। खासतौर से आप ऐसे नौजवानों को देखेंगे जिन्होंने अपने चेहरे पर भारत का झंडा बनाया हुआ है। आप यहाँ पर हैं, क्या चीज़ आपको लेकर, आप तो कॉलेज जाती होंगी, तो क्या समझ में आता है? पहली बात तो कॉलेज जाते तो मेरे को इतनी अनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि कॉलेज जाना, जहाँ पे दिल्ली से यूपी ट्रैवल करना, इतनी अनसिक्योरिटी फील होती है, पूछो मत। और वहाँ पुलिस, मैं एक केस भी लेके गई थी, पुलिस वालों ने बोला आप अपनी हम नहीं कुछ कर सकते। मैंने कहा आप पुलिस वाले हो, तो बोले कोई बात नहीं, आप दिल्ली की हो तो दिल्ली में हैंडल करो। मैंने कहा दिल्ली वाले केस नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करें, हम देखेंगे। आज तक मेरे पास लिटरली एक कॉल तक नहीं आया उस बारे में। आप बताओ, ऐसी जगह जाकर आप ग्रेटर नोएडा जैसी जा रहे हो, डेवलप जगह जा रहे हो, और आपको इतना अनसिक्योर फील होगा, तो आप कैसे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ लेंगे? और गवर्नमेंट कॉलेज में आप घुस के मार रहे हो, तो किस कॉलेज में पढ़े? आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्री पढ़ा सकते हो। मेरे फादर के पास इतना पैसा नहीं है। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ने नहीं दे रहे, प्राइवेट में अनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन कहाँ से लें? मदरसे में आप टेररिस्ट बता रहे हैं, हम एजुकेशन कहाँ से लें? यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो मुद्दा है, सरकार कहती है कि नहीं, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, दूसरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शाहीन बाग एक बड़ा मरकज है जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत जगह पर हो रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन शाहीन बाग का प्रोटेस्ट है क्योंकि खवातीन यहाँ पर आगे हैं। आपको क्या लगता है कि गैप कहाँ रह गया, कमी कहाँ रह गई? कमी कहाँ रह गई? सरकार क्या नहीं बता पाई, क्या आप समझ नहीं पाए, सरकार क्या समझा नहीं? सरकार कह कुछ रही है और कर कुछ रही है, इसी चीज का विद्रोह हो रहा है, और इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री की साइड पर सरकार कह रही है कि एनआरसी लागू नहीं हुआ है, पर एनआरसी एनपीआर के थ्रू लागू हो चुका है। वो हम होम मिनिस्ट्री की साइड पर हम देख सकते हैं, जो क्लियर वर्ड्स में दे रखा है, और सीए वो ला चुके हैं। और एग्जाम्पल हम आसाम में सामने देख चुके हैं कि उस पर क्या हुआ है। उसमें 14 लाख नॉन मुस्लिम और 4 लाख कुछ मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीनी गई है। तो हमें दिख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान पे परेशानी बहुत बड़ी आने वाली है, और लोगों को सब रास्ते को लेके बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि रास्ता बंद है, परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है। हम रास्ता बंद है तो हम जो काम 1 घंटे में करते थे वो 2 घंटे में हो रहा है, वो इतनी परेशानी है। पर यहाँ जो हम बैठे हैं 24-24 घंटे इतने छोटे बच्चों के साथ, और जो बुजुर्ग भी हमारी दादी बैठी हैं, वो परेशानियाँ कितनी बड़ी हैं, 24 घंटे इतनी ठंड में हम यहाँ बैठे हैं, वो परेशानी छोटी लग रही है। और जो आने वाली जो परेशानी हम देख रहे हैं, वो परेशानी तो और भी बड़ी है। हम उन परेशानियों के लिए अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को धर्म के आधार पर जो बांटा जा रहा है, हमारा देश धर्म के आधार पर बांटकर विकास रोका जा रहा है, हम उस चीज को बचाने के आप बात कर रहे हैं कि आने वाले दौर में काफी बड़ी परेशानी आने वाली है। आपको क्या लगता है वो बड़ी परेशानी क्या हो सकती है, कैसे आप उसका एक्सप्लेन करेंगे? सबसे बड़ी परेशानी तो हमारा संविधान है, जो मोदी जी ने कर लिया है। जॉब नहीं है, कॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, बच्चों का भविष्य नहीं है। परेशानियां तो शुरू हो चुकी हैं, परेशानियां खत्म कहाँ हैं? परेशानी तो बढ़ रही है। इन फ्यूचर हमारे पास बचेगा क्या? तू हिंदू, मैं मुसलमान, दीवारें तो बढ़ रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, परेशानियां तो शुरू हो चुकी हैं, दिलों में खराश आना शुरू हो गई है। किसकी वजह से? हमारे संविधान की वजह से। मोदी जी अगर देखें, अगर वो चाहें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सारी परेशानियां तो उन्होंने शुरू करवाई दी हैं। तो हमने कुछ माओ से मिलवाया, कुछ जो तालिबात हैं या नौजवान हैं उनसे मिलवाया। अब हम आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और यहाँ पर काफ़ी वक्त से यहाँ पर मौजूद है, और हम उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी उम्र में वो आखिर यहाँ पर कैसे यहाँ पर जमी हुई हैं।
अम्मा, क्या बात है जो आपको इतनी उम्र में ये लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रही है और आपको खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि काफी सर्दी भी होती है? मजबूर तो मोदी वो करवा रहा, अमित शाह, अनारसी अर्सिया, इसको खत्म कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मुकदमा तो चलेगा नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो भाई भाई हैं, तो उसे लेना क्या किसी चीज से? उसका जब है ही नहीं कोई, तो वो क्या दर्द जानेगा? किसके बच्चे हैं, किसके मर रहे हैं, किसके जी रहे हैं, जब उसका कोई मरा नहीं। बताओ आपको क्या लगता है इससे क्या दिक्कत होगी? ये दिक्कत हो रही है कि मतलब इस अनारसी को और सीए को खत्म करो, लिख के दो, खत्म क्या करे? खत्म न करने का झूठा वो झूठा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि कोई झूठ बोलते हैं, आप खत्म नहीं करेंगे? झूठ सुना झूठ उसका, एक कुछ कह रहा, एक कुछ कह रहा। ये बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बच्चा भी है, यहाँ पर आया है और यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खवातीन की जो हिस्सेदारी है, आज हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो शाहीन बाग है वो एक बड़ा सिंबल बन गया है, एक अलामत बन गया है एहतजाज की। ये एहतजाज कब तक? अब तो कई लोग कह रहे हैं कि अब पुलिस कार्रवाई करेगी, खाली करवा लेगी, कोर्ट का ऑर्डर होने वाला है। पुलिस तो करती है, हम लोग खाली नहीं करेंगे। हम इतने दिन से अपनी वो खाली थोड़ी जान देंगे। 31वां दिन हो गया, हम क्यों अपनी मेहनत को खाली जान दे? जब तक तू एनआरसी और सीए वापस लेगा, हम क्यों हटे? हम रत्ती भर भी नहीं हटेंगे। क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? रास्ता तो मोदी ही निकाल सकते हैं, वही निकाल सकता है। इसका हल वही है उन्हीं के पास। हम लोग तो उनका वो करेंगे, सब वही होएगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं, आपकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। हमें उसकी बात पे विश्वास ही नहीं है। हमें लिख के दे दे, लिखित रूप में लिख के दे दे कि हमें विश्वास जब आएगा। वो तो बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आप कहाँ से हैं ये बताइए, और दूसरा ये बताइए कि यहाँ आकर आपको क्या महसूस होता है? क्या ये लड़ाई कब तक और कैसी लड़ाई? देखिए, मुझे अबूजर नवेद कहा जाता है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग यहाँ जमा हैं, ये हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान की तहजीब को बचाने के लिए जमा है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जमा है। ये जो एनआरसी और सीए का बिल लाया गया है, इसका विरोध दर्ज कराने के लिए ये सारी महिलाएं, सारी औरतें यहाँ दिन और रात अपनी जान की बाजी लगाए हुई हैं। आज 28 दिन हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो विरोध हो रहा है, इसके ज़रिए ये मैसेज सरकार तक जाएगा और कुछ न कुछ इसमें तब्दीली की जाएगी। मैं एक शायर होने की हैसियत से अपने 4 मिसरे हुब्बुल वतनी के लिए पेश करता हूँ कि हमारा देश भारत है, सभी आँखों का तारा है, हमें इस मुल्क की खातिर तो मरना भी गवारा है। भला इस सरजमीन हिंद को हम छोड़ दें कैसे? हमारी रूह कहती है ये हिंदुस्तान हमारा है। तो ये हिंदुस्तान हमारा है, यही आवाज़ है और यही सदा है जो शाहीन बाग से लगातार उठ रही है। माएँ हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब इस यहाँ पर शरीक होते हैं। सुबह से शाम तक ये प्रोटेस्ट चलता है और इस तरीके से नारेबाजी होती है और जोश है। हालांकि आज दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई थी, उसके बावजूद यहाँ पर हौसला किस कदर बुलंद है। लोगों के यहाँ पर आने जाने का सिलसिला ज़रूर चलता रहता है। लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, लेकिन हौसलों की जो उड़ान है वो यहाँ पर ज़रूर जारी है। मुस्लिम खातून को अक्सर ये समझा जाता था कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि आरोप लगाया जाता था कि उसको निकलने नहीं दिया जाता। अब आप लोग बाहर हैं। हमें मोदी ने निकलवा दिया।
हमें मोदी ने निकलवा दिया, उसकी बेइंसाफी ने निकलवा दिया, उसके झूठ ने निकलवा दिया। इतना बड़ा झूठ बोल बोल के कामयाब हुआ और उसके बाद हर बात में धोखा। लास्ट ये आई 3 तलाक का मसला उसने कर दिया, नोटबंदी कर दी, अब उसने लास्ट में आके रोड पे खड़ा करने का काम कर दिया। हर वक्त हम उसको ये बद्दुआ देते हैं, ये कौन सा कमबख्त घड़ी का आदमी आया था कि जिसने हमें रोड पे बिठा दिया। हम रोड पे बैठने के लिए अपने बच्चों के लिए मजबूर हो गए। आज उसने घर से बेघर करने का इंतजाम कर दिया। लेकिन सरकार ये कहती है कि किसी को बेघर नहीं करेंगे। नहीं, झूठा है ना वो। क्यों लाया फिर ये कानून? ये तीनों कालो कानून वापस कर ले, आवाज लगा दे कि हमने वापस कर दिया। उसकी आवाज पे भी नहीं जाएंगे, लिख के कोर्ट में देगा, उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम हटेंगे। इतने आसानी से नहीं हटेंगे। जिस मकसद के लिए बैठे अपना मकसद पूरा कराएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर तरफ आपको तिरंगा नजर आएगा और उसके साथ साथ अलग अलग बैनर पोस्टर नजर आएंगे। हर जगह पर हुब्बुल वतनी का जज्बा वो खास तौर से नजर आएगा। बच्चे नजर आएंगे, बूढ़े नजर आएंगे, बुजुर्ग खवातीन नजर आएंगी और वो अलग अलग तरह के नारे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे यहाँ पर लिखे हुए नजर आएंगे। इंसाफ की आवाज़, इंसाफ का मुतालबा वो आपको नजर आएगा। बुजुर्ग थोड़ी दूर पर नजर आएंगे। NRC, नो CAA, नो NCR, इस तरह के तमाम नारे आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगे। अब मैं कुछ जो यहाँ पर हमारे जो दूसरे मर्द हजरात हैं उनसे भी कुछ ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इस पूरे एहतजाज में लोगों के साथ हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, माएँ बहुत आगे, कहीं ना कहीं आप लोगों से आगे निकल गई हैं, क्या हौसला मिलता है जी? कुछ दोस्त कह रहे हैं कि माएँ कहीं ना कहीं आप लोगों से आगे निकल गई हैं। खवातीन कहा जाता था खवातीन और मर्द आगे हैं, अब भी आगे हैं, आगे क्या मिलता है? हौसला, हिम्मत मिलती है, जज्बा मिलता है हम लोग। पक्का यकीनन काम करेगा। अगर बाई चांस ये जो विरोध है ये कब तक चलेगा? जब तक ये मोदी और अमित शाह मान नहीं जानते, जब तक ये CA और NRC, NPR और ये स्टूडेंट के खिलाफ जो इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया वापस नहीं लेते हैं और स्टूडेंट और पूरे भारतवासियों को इसका हक नहीं मिलता है और ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो लड़ाई जारी रहने का आप लोग यहाँ पर हैं, पूरे देश से कुछ कहना चाहेंगे? और गौर से सुनना है। हमारा ये सीधा सीधा उद्देश्य और निर्देश है कि भारत में रहने वाला हर बच्चा जो यहाँ पे है वो भारत का नागरिक था, है और रहेगा। क्यों कि भारत के रहने वालों के पुरखों ने यहाँ काफ़ी कुर्बानियाँ दी, जान, माल और इज्जत की। इसलिए हम भारत भूमि के निवासी हैं और भारत में बड़े बड़े रहेंगे। एक सवाल और भी है जो बड़ा अहम है। बहुत सारे लोग CAA को सपोर्ट कर रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, उनको लेके क्या कहेंगे? CAA को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि CAA और NRC ये मतलब एक काला कानून है जो मुल्क के खिलाफ है। CAA और NRC एक मतलब काला कानून है जो मोदी और अमित शाह के इशारे पर मुल्क को बांटने का काम कर रहा है। हम मुल्क के असली निवासी हैं, हम मुल्क की रक्षा करेंगे और हम CAA को कभी भी मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। कई जगहों पर CAA का सपोर्ट हो रहा है, रैली निकाली जा रही है। देखिए, सपोर्ट करना या विरोध करना सबका अपना संवैधानिक अधिकार है, बट लोगों को ये जो सरकार प्रोपेगेंडा अपना रहा है शायद कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी उनको समझने की ज़रूरत है। सरकार का मतलब जो अभी एजेंडा है देश को डिवाइड एंड रूल, जिस तरह वो शासन करना चाह रहा है, उसको ना कोई हिंदू से प्यार है ना मुसलमान से प्यार है। वो नफरत फैला रहे हैं देश में और वो हर वक्त ताकत के खिलाफ है सरकार जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हर वक्त शख्स को वो दबाना चाहता है। सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के समय में सरकार को सपोर्ट किया था एंड द सम ऑफ द मीडिया एजेंसी हु इज सर्चिंग GPS ऑन द that 2000 note. So think about that, what the government is doing about all the propagandas. सवाल किया था कि इन माओं के हौसले से आपको क्या हौसला मिलता है? ये माँ हैं, हमें पैदा की है और इनके ही हौसलों से हम आगे बढ़ेंगे
और इंशाअल्लाह देश में शांति पैदा करेंगे और संविधान बचाएंगे और तमाम लोगों का उनका हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो मर्द हो या खवातीन, सब लोग यहाँ पर साथ में हैं। कुछ और लोग शायद बात करना चाहते हैं। जी, कुछ लोग सीए का सपोर्ट कर रहे हैं, रैली निकाली जा रही है। जी, आप देखेंगे जहाँ पर भी सीए का सपोर्ट हो रहा है वहाँ पर बीजेपी लीडर जो हैं प्रेजेंट हैं। बीजेपी लीडर जो हैं उसको जो है नेतृत्व कर रहे हैं उस तरह की रैली का। और उनके फ्लैग्स देख सकते हैं आप, उनके फ्लैग जो हैं भगवा कलर के फ्लैग्स हैं, सैफरॉन फ्लैग्स हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि कौन लोग समर्थन की रैली कर रहे हैं। अब आप देखिए कि पहले जो है कानून पास कर दिया गृह मंत्री जी ने और अब जो है मिस कॉल खेला जा रहा है। अब पहले कानून पास कर दिया और अब जो है समर्थन मांगा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है गृह मंत्री जी मिस कॉल के जरिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन ये जो बात है, क्या सपोर्ट सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट है? क्या जो सपोर्ट हो रहा है वो पॉलिटिकल सपोर्ट है? बिल्कुल सर, वो पॉलिटिकल सपोर्ट है। इसमें बीजेपी का और आरएसएस वालों का एजेंडा है कि हिंदू और मुसलमानों में इस तरीके का कानून लाके इनको आपस में भड़काया जाए और हिंदुओं के वोटों को हासिल किया जाए। सपोर्ट नहीं है, ये हर आदमी अपने आप आया हुआ है। कोई किसी जितना भी धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें किसी का वो नहीं है, सब अपने आप आया हुआ है। यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है, उसमें किसी को लाया नहीं गया है? नहीं, सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं। जिसे आना है कोई मनादी नहीं है। मोदी शाह आना चाहे उनका मोस्ट वेलकम है। उनसे बात करें, बताएं क्या क्या वो कह रहे हैं कि मिसगाइड किया जा रहा है तो बताएं, अपनी बताएं कि अगर लागू होगा तो क्या क्या चीज़ें लेंगे। वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, मान्य नहीं है। तो क्या मान्य है वो आके बताएं एक बार यहाँ। अगर बता देंगे आदमी अपने आप घर पे चला जाएगा। जब तक नहीं बताते हैं वो खुद ही मिसगाइड कर रहे हैं सबको। अगर जो हक बात है बताएं कि ये चीज़ है, ये करेंगे, किसके साथ करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, क्लियर बताना, क्लियर कट बात होना चाहिए जो भी है। एक तरफ हमारे देश के गृह मंत्री संसद के पटल पर ये कहते हैं कि एनआरसी आएगा और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में रैली करके कहते हैं कि इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, ये झूठ है। तो मिसगाइड तो कंफ्यूज तो देश की जनता को इन दोनों ने कर रखा है कि किस पे भरोसा किया जाए। जब नोटबंदी का वक्त आया तो मोदी जी ने यह कहा कि देश हित में है, अगर किसके अंदर कोई खराबी आएगी तो आप मेरे को बीच सड़क पे चौराहे पे जो सजा दोगे मैं दूंगा। उसी तरीके से इन्होंने जो ये सीए कानून लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि ये भी कानून देश हित में है। पर मैं देशवासियों को और अपने हिंदू भाइयों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश हित में नहीं है। ये देश की बुनियाद को खोखला करने वाला कानून है। ये हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाला कानून है।